हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, यानी इसके पहले की जो आपको क्लास मिली होगी उसमें हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिए थे, यानी 28 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं, यहीं पे आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी 29 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो एक क्वेश्चन है सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो ये डाउट मत रखिएगा कि कुछ भी मतलब कहीं से भी क्वेश्चन है, ये सारे जो है प्रीवियस के क्वेश्चन है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्लास आपको डेली जो है 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के चाहते हैं अच्छे से कंप्लीट, तो आप 3 बजे की क्लास डेली ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको डेली जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आज के जो क्वेश्चन है ये मैथ पेडागोजी के हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखना एंड अपना स्कोर भी लास्ट में जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे। बाकी आपको जो क्लासेस मिलती है वो भी आपको टाइम से मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, पहला है, इसमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा सेकंड के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। यानी कि क्लास 2 के बच्चे हैं, उनको क्या करना है, अंकीय यानी एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है। तो पहला है 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर जो है गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यही गतिविधि जो है समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। यानी बच्चे से क्या कर रहे हो, आप 6 बिंदु बना रहे हो और 2 बिंदुओं पर आप गोला कर रहे हो। फिर कह रहे हो बच्चे से कि बच्चे जो हैं वो गिनती गिने कि कितने गोले, मतलब कितनी जो है गिनतियां बची हुई हैं, फिर कितने बिंदु जो है वो बचे हुए हैं। यही गतिविधि जो है आप जो है यही गतिविधि जो है समान प्रकार के उदाहरणों को दोहराना, यानी ऐसी एक्टिविटी बार बार कर रहे हो। अगला है, श्यामपट्ट पर 6 - 2 = 4 लिखना और बच्चों को उसे 10 बार अपनी जो कॉपी में लिखने के लिए कहना। तो इसमें क्या होगा, बच्चा जो है सिर्फ निष्क्रिय रूप से वो कॉपी कर रहा होगा, इसमें बच्चे का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा। अगला है, शिक्षिका बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे सभी सवालों पर जोर से पढ़ने के लिए कहती है। तो बच्चे जो सिर्फ क्या है श्यामपट्ट पर लिखे सवालों पर ही जोर दे रहे हैं, सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं। अगला है, शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे कि जो है 178, 14 - 12 आदि अभ्यास कराने के लिए देती है। तो इसमें बात जो कही जा रही है, सेकंड क्लास का बच्चा है, उसमें अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से जब हम पढ़ाएंगे, कोई खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो बच्चे अच्छा सीखते हैं और बेहतर सीख रहे होते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, क्योंकि 6 बिंदु रखे जा रहे हैं, फिर 2 बिंदुओं पर गोला किया जा रहा है। बाकी कहा जा रहा है बच्चों से आप इसको काउंट करिए, तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट भी लेगा, बाकी उसको संख्याओं का भी ज्ञान हो रहा होगा, यानी अंकीय संख्याओं का व्यवकलन भी हो रहा होगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 पे। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें बात कही गई है, रेहना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। ठीक है, गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें डैश होना चाहिए, यानी अच्छी अगर वो टीचर बनना चाहती है मैथ की, तो उनमें कौन सी, ऐसा इसमें ऑप्शन है कौन सी उसमें उनमें क्या है एक्टिविटी होनी चाहिए। तो पहला है, छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, यानी ओलंपियाड में उनको क्या है छात्रों को तैयार कर रही हैं, ये होना चाहिए कौशल। या फिर संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहां बच्चा रियल लाइफ से आप कनेक्ट करेंगे, जहां भी बच्चे के, तो बच्चा उसमें बेहतर सीखेगा। मान लीजिए अगर वो क्लासरूम में जो भी मैथ सीख रहा है, अगर वो अपने रियल लाइफ में प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उसको यही नहीं पता चल रहा है कि शॉप पे हमको जा करके कितने का सामान हमने लिया है, कितने हमको वापस करने हैं, कितने हमको उनको देने हैं, तो बच्चा अगर अपनी रियल लाइफ में प्रयोग नहीं कर पा रहा, तो उसको पढ़ने का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बच्चा क्लासरूम में सीख रहा है वो अपने रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर पाए, आपको ऐसे उसको बच्चे को इंक्लूड करना है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो टीचर है वो संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, कि बच्चे के रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर पाए। अगला है, सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण करना। तो सिद्धांतों और सूत्रों को आपको रटवाना नहीं है, मानसिक जो है मानसिक गणित की
समस्याओं को हल करने की क्षमता, तो ये भी आपका नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन जो है आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 है, इसमें बात कही जा रही है शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से 3 कथन दिए गए हैं, यानी कि ये 3 स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला है विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उसके लिए अर्थपूर्ण हों। अगला है अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, यानी अंकों के नाम याद करवा रहे हो, फिर क्या कर रहे हो कि बच्चों से कह रहे हो गिनती सीखने के लिए उनको क्या प्रोत्साहित भी कर रहे हो। अगला है विद्यार्थियों को चल वस्तुओं के समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। उपयुक्त कथन में से कौन सा जो है कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका ए और सी है, बी है, बी और सी है, आपका ए और बी है। तो इसमें आपका ए और सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए और सी आपका ए सही है और आपका सी ऑप्शन सही। बी ऑप्शन जो बात कही दी गई याद करवाना, यानी बच्चे को क्या है आप रटवाओगे नहीं, आपको क्या है रोट मेमोराइजेशन नहीं करवानी, रट्टाफिकेशन आपको नहीं करवाना है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ए और आपका सी है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। 33 पे चलते हैं। 33 जो है निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के अनुसार ज्यामिति विवेचन के स्तरों के सही क्रम को जो है निरूपित करता है, यानी कि वैन हिले के अनुसार जो कौन सा है ऑप्शन इसमें जो वैन हिले के अनुसार जो ज्यामिति विवेचन के स्तरों को सही क्रम को जो निरूपित कर रहा है। तो पहला है दृश्यीकरण, संबंध पहचानना, निगमन, विश्लेषण, स्वयं सिद्धि। तो 32 जो है इसमें आपका आंसर होगा, यानी कि इसमें आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, साथ ही साथ निगमन, स्वयं सिद्धि, यानी कि आप किसी वस्तु को जब देखोगे तो सबसे पहले ध्यान कहाँ पे होता है, बच्चे जब देखते हैं तो उसके शेप और साइज पर कि ये हाँ ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। फिर उसका विश्लेषण होता है, यानी कि एनालिसिस बच्चे कर रहे होते हैं कि ये जो है ये त्रिभुज है या फिर ये आयत है या फिर ये त्रिभुज है या फिर ये आयत, उसमें क्या है बच्चे एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चे संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब एनालिसिस हो जाता है तो बच्चे को समझ में आ रहा होता है कि ये जो त्रिभुज है या फिर ये आयत है या फिर ये वर्ग है, तो उसमें उसके बाद क्या है बच्चे संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर निगमन, यानी कि जो उनके सामने नहीं भी है वो उसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं, यानी रूल्स वगैरह हुए तो उसको भी वो समझना स्टार्ट करते हैं। फिर स्वयं सिद्धि, यानी फिर खुद से वो समझना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वैन हिले के अनुसार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, यही आपका सीक्वेंस होगा। ये सीक्वेंस दे देता है कभी कभी पूछने को, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन सा स्टेप है, यानी कि पहले आपका होगा दृश्यीकरण, फिर होगा आपका विश्लेषण, फिर होगा आपका संबंध, फिर होगा निगमन या फिर होगा आपका स्वयं सिद्धि। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय कथनों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि कौन सा जो गणितीय कथनों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला है उपयुक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता है कि कठिन समस्याओं से निपटने के लिए उनकी क्षमता में वे आत्मविश्वास नहीं बन पाएंगे, यानी कि नहीं बन जाएंगे। अगला है अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता। अगला है गणितीय कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगम्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर गणितीय कार्यों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें आपका जो आंसर है 2 सही होगा, क्योंकि बात कही जा रही गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि निगेटिव आंसर है। तो इसमें आपका निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर हो जाएगा। अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता, यानी कि अगर होमवर्क है या फिर कोई क्लासरूम में एक्टिविटी कराई जा रही है, अगर कोई सवाल सॉल्व कराया जा रहे हैं तो वो कठिन अगर है तो बच्चे क्या है उसमें व्यस्त नहीं रह पाएंगे, वो बोरियत महसूस करने लगेंगे। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्कि क्या है थोड़ा सा अगर कठिन भी है और अगर टीचर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा है
इंटरेस्टिंग वे में बच्चे को सिखा रहा है तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, ना कि बोरियत महसूस करेगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं तो वो तो उसमें और ही इंटरेस्ट लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कौशल व्यक्त किया जाता है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण और समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। ठीक है, आगे जो है, बच्चों मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। यानी बच्चा जो है क्या कर रहा है, मनोगत में 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 3 और 5 में 4 आदि जो है इत्यादि सम्मिलित कर रहा है। तो एक ऐसा समानता है या पदानुक्रमित समावेशन है या फिर उत्क्रम प्रतिलोम संरक्षण है या फिर प्रसमीकरण जो है आपका। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा, यानी पदक्रमित जो है पदानुक्रमित जो है आपका समावेशन है। क्योंकि 2 में क्या है, बच्चा 1 ऐड कर रहा है, पद बन रहा है यानी क्रम में चल रहा है। और 3 में बच्चा 2 ऐड कर रहा है, 4 में 3 ऐड कर रहा है, 5 में 4 कर रहा है, तो क्रम में चल रहा है। ठीक है, ये क्रम में समावेशन हो पा रहा है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 35। प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित जो है रणनीतियों में से कौन सी अति महत्वपूर्ण है, यानी अति उपयुक्त है। तो पहला है, विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों पर इबारती जो है सवाल करना, या फिर 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों के जो है चार्ट को दिखाना, या फिर संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना, या फिर कागज मोड़ने की क्रियाकलापों को जो है सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार जो है कट आउट के साथ करना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि भिन्नों की अवधारणाओं से आपको परिचय देना है बच्चे को, तो आप क्या करोगे, कागज मोड़ने की क्रियाकलाप से जो है एक्टिविटी करोगे, उसमें क्या है आपका वृत्ताकार कटआउट करोगे के साथ जो है करोगे एक्टिविटी, तो बच्चा जो है वो समझेगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। अगला जो क्वेश्चन है 36, इसमें बात कही जा रही है, नीचे दिए गए दो कथनों को जो नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन और कारण आर की जो तरह चिन्हित किया गया है, यानी कि जो ए और आर है उसको चिन्हित किया गया है। पहला है, प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए, यानी जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। अगला है, तो प्राथमिक स्तर पर जो आप गणित पढ़ा रहे हो तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बच्चे के सामने जो पहले प्रेजेंट है, बच्चा उसके बारे में सोचना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे जो उसके सामने नहीं भी है, जो उसके सामने वस्तु नहीं भी है, वो उसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले जो मूर्त वस्तुएं हैं उनसे आप रिलेट करके बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो बच्चा अच्छे से समझेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है। अब इसका रीजन जो दिया गया क्या वो सही है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोच गणित करना आरंभ कर देते हैं। यानी बच्चे जो हैं प्राथमिक स्तर के, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, यानी उनको पता ही नहीं होता कि 2+2 जो है वो 4 होगा। ठीक है, यानी कि 2+2 जो है उनको पता ही नहीं कि 4 होगा। तो अगर बच्चे को नहीं पता है तो वो जोड़ रहा है, घटा रहा है, तो अपना दिमाग का तो प्रयोग कर रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि उनमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती है। ऐसा नहीं, वो अपने स्तर पर, अपने लेवल के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार वो सोचना समझना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो इसमें आदर्शन जो दिया गया वो तो आपका सही निकला, लेकिन जो रीजन दिया गया वो आपका गलत है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही है परंतु जो आपका आर गलत है। आपका फर्स्ट भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आपका डी भी नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 पे चलते हैं। 37 जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन अति उपयुक्त है, यानी 2005 के अनुसार पूछा गया है। तो पहला है, इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। अगला है, इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को प्रगत करने में सहायता करेगा। तो विद्यार्थियों को आपको श्रेणीबद्ध नहीं करना है। ठीक है, यानी आपको क्या है, बच्चे को लेबल नामांकित अलग थलग नहीं करना है। अगला है, इसे गणितीय जो है निर्देशों का हिस्सा भाग नहीं होना चाहिए, अपितु इसे गणितीय निर्देशों से पृथक करके
किया जाना चाहिए। तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि अगर आप इसको निर्देशित यानी निर्देशित भाग गणितीय निर्देशों का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अलग थलग करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या है, हमको इंक्लूड करके एक में जो है इंक्लूड करके पढ़ाना है, तभी जाके बच्चे चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। अगला है स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में जो है संभव नहीं है। तो ये भी आपका कहना गलत होगा कि सेल्फ असेसमेंट जो है प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर छोटे भी हैं तो अपने स्तर के अनुसार वो स्व आकलन करना स्टार्ट कर चुके होते हैं कि हाँ ये 2+2 होगा, मैंने किया है सही या नहीं किया है, थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो इसमें आंसर जो आपका सबसे बेस्ट है वो फर्स्ट है, यानी इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं बल्कि प्रतिपुष्टि जो है प्रदान करने के लिए शिक्षाशास्त्र अधिगम को मतलब सुधारने के लिए भी किया जाना चाहिए। यानी जो आकलन होता है इसमें ये ही नहीं कि बच्चे का सिर्फ हमको मूल्यांकन करना है, बल्कि जो मेथड है उसमें भी परिवर्तन लाना है, बच्चे की जो जो ग्रो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है उसकी भी प्रतिपुष्टि प्रदान करनी है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 38। क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें बात कही जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है, यानी प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके बारे में सही है। तो पहला है, बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारे मतों के साथ आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो कुछ ना कुछ वो लेके आते हैं अपने साथ। ये कहना गलत होगा कि बच्चे खाली डब्बा हैं आज की डेट में, क्योंकि बच्चे बहुत सारे, आपने देखा होगा जब बच्चा क्लास 1 में आता है, स्कूल में एडमिशन होता है, तो उसके पहले उसको 1-2 आना स्टार्ट हो चुका था, 10 तक या 20 तक उसको ABCD भी नॉर्मल आना स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि आज की डेट में कि बच्चे कुछ भी नहीं खाली डब्बा है वो स्कूल आते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ अपनी समझ लेकर के, कुछ अपना अनुभव लेकर के, कुछ ना कुछ अपनी मदर टंग लैंग्वेज लेकर के उसके साथ जो है विद्यालय आते हैं, यानी कुछ विचारों के साथ वो विद्यालय में आते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। अगला है, विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार जो है मत स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चे अगर छोटे भी हैं तब भी उनको क्या है 1-2 आना स्टार्ट हो चुका होता है, वो 10 तक आया, फिर 20 तक आया, फिर 100 तक आया। ठीक है, उनको ये भी पता होता है कि ये 1 रुपया है या 2 रुपया है या 3 रुपया है, वो मतलब इतनी समझ बच्चे में डेवलप हो चुकी होती है स्कूल आने से पहले ही। अगला है, बच्चों में दिक् स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है। तो ये भी कहना गलत होगा कि केवल जो है ज्यामिति के अनुसार ही विकसित होगी। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपनी परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राथमिक क्लास के जो बच्चे हैं अपने परिवेश में यानी उनके इन्वायरमेंट में कौन सी आकृति के वस्तुएं हैं उनको पहचानना वो स्टार्ट कर चुके होते हैं, यानी कि अगर वो देख रहे हैं कुछ भी चीज को तो उनका शेप और साइज पे ध्यान हो रहा होता है, वो समझ पा रहे होते हैं कौन सी आकृति की ये वस्तु है। मतलब मान लीजिए अगर उन्होंने समोसा देखा तो उनको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, त्रिभुजाकार का है। ठीक है, तो उनको क्या है, उनको समझ में आ रहा होता है, वो आकृतियों के माध्यम से पहचानने में सक्षम होते हैं। तो आपका ए सही है और आपका डी सही है। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन होगा। ए और डी है फर्स्ट में, बाकी बी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और डी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसमें बात कही गई है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का जो महत्वपूर्ण लक्षण जो है रूपक है। तो इसमें आपका बात जो कही गई, पहला है इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। अगला है, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय पाठ्यचर्या का जो महत्व लक्षण है, तो ये आपका इसे क्या है, क्रियाकलाप गतिविधियों को केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगला है, इसमें जो है अधिक संख्या के योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। तो ये आपका कहना गलत होगा, क्योंकि आप योगात्मक यानी समेटिव जो असेसमेंट को ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते। इसे समझ बौद्ध से अधिक क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रियाविद के जो सूत्र हैं आप सूत्रों को रटाओगे नहीं, यानी फार्मूला जो है आप उसको रटवाओगे नहीं। तो ये भी आपका कहना गलत होगा। आंसर जो आपका फर्स्ट सही है और आपका बी सही है, तो ए और बी आपका है सी में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको सूत्रों को क्या है, फार्मूला को क्या है, रटवाना नहीं है अकॉर्डिंग टू NCF के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है,
यानी कि अगला क्वेश्चन जो है, गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। यानी गणित में विद्यार्थी केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम है उसमें मैथमेटिक्स इज, यानी कि इसमें मैथमेटिक्स का क्या काम है? तो पहला है, अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। यानी अभ्यास के लिए क्या कर रहे हो, अनेक बहुत सारे क्वेश्चन जो है उपलब्ध करा रहे हो, तो बच्चे को रटवाना आपको नहीं है, यानी अभ्यास पे अभ्यास नहीं करवानी है। अगला है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए जो है कह रहा है। तो ये भी, यानी हर प्रॉब्लम को आप श्यामपट्ट पे नहीं लिख सकते, हर प्रॉब्लम को आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आप एक्टिविटी के माध्यम से, मौखिक रूप से भी एक्सप्लेन करोगे। अगला है, शिक्षक विद्यार्थियों को निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यक्त करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है, शिक्षक श्यामपट्ट पर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थियों से जो कलन विधि जो है साझा कर रहे हैं, तो ये आपका कहना गलत होगा। आंसर जो आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है? यानी कि प्राथमिक जो कक्षा है उसमें पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधानों को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए। यानी कि क्या है, विशेष युक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए। या फिर पाठ्य पुस्तक में उपयोग किए गए भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग होनी चाहिए। या फिर आपका होगा, पुस्तकों में कहानियां और दूसरे वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए, बल्कि अध्यापक के लिए अनेक प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो सी सही होगा, केवल बी ऑप्शन आपका सही है कि पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों के रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। यानी जो उनकी रियल लाइफ है, जो दैनिक उनका जीवन है, उसी से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बच्चा है वो अपनी चीजें जो हैं, अपने जो विद्यालय का जो अनुभव है वो अपनी रियल लाइफ में भी उसका प्रयोग कर पाए, उससे वो कनेक्ट कर पाए। ये नहीं कि उसकी मदर टंग जो हिंदी है और वो सीख रहा है इंग्लिश में, तो वो हर चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आपका अमूर्तन है, यानी कि अमूर्तन है, या फिर अन्वेषण है, या फिर आपका अर्टिमजाइजेशन है, या फिर रट कर याद करना है, यानी रटंत है, रोट मेमोराइजेशन है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा, कौन सी प्रक्रिया संबंधित नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन होगा, यानी रोट मेमोराइजेशन आपको नहीं करवानी है। ठीक है, तो आपका क्या है, डी ऑप्शन सही होगा। बाकी बच्चा खोज भी करेगा और बच्चा साथ में सीखेगा भी, वो तर्क वितर्क भी करेगा, अमूर्त चिंतन भी बच्चे में होगा। तो इसमें आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या की समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का जो है चरण नहीं है? समस्या को समझना, कलन विधि को याद करना, योजना की नियुक्ति यानी जो है निकालना, योजना बनाना, या फिर पुनः जांच। तो इसमें आपका जो है कलन विधि को याद करना, यानी आप रटोगे नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो आप किसी भी समस्या की जो प्रॉब्लम रही है आप उसको रट करके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि सारी प्रॉब्लम एक ही जैसी हो, एक ही तरीके से सॉल्व हो। ये आपका कहना गलत होगा। बाकी अगर प्रॉब्लम को आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है, तो अच्छी बात है, आप एटलीस्ट प्रॉब्लम को समझोगे, पहले प्रॉब्लम है क्या, कैसे आई, क्या हुआ। ठीक है, फिर योजना बनाओगे, फिर आपका पुनः जांच, तो ये आपके सही हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका जो है बी गलत है। तो इसमें आपका कौन सा चरण नहीं है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, 73 प्लस 35 प्लस 27 की तरह से दी गई 3 संख्याओं का जोड़ा यानी योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप जो है परिकलन करता है, यानी कि वो ऐसे सॉल्व कर रहा है, 73 प्लस 35 ब्रैकेट में इसको करता है, फिर प्लस 27, फिर उसको मतलब ऐसे वो सॉल्व कर रहा है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में से संख्याओं के जोड़ योग के कौन से गुण धर्मों का उपयोग किया जा रहा है, यानी कौन से मेथड का जो है बच्चा प्रयोग कर रहा है? क्रम विनिमय एवं साहचर्य है,
या फिर क्रम विनिमय एवं वितरण नियम है, या फिर वितरण नियम एवं तत्सम है, या फिर यानी तत्समक है, या फिर तत्समक, या फिर एवं सहचर्य। तो इसमें जो ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आपको दे देगा कि ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय है या फिर सहचर्य नियम है या फिर विवरण नियम है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है 44 का ए होगा, यानी क्रम विनिमय सहचर्य। क्योंकि क्या है, क्रम तो कर रहा है, यानी क्रम में वो डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो जोड़ भी रहा है। तो जहां पर जोड़ने की बात आ जाएगी वहां पर आपका सहचर्य नियम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखना है किसके अंतर्गत कौन सा जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। यानी कि जो विद्यार्थी है वो गुणन पर जो समस्याएं हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हल कर रहा है। जैसे कि 35, 23, 75। विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अतिप्रायिक कारण क्या हो सकता है। यानी कि जो विद्यार्थी के द्वारा त्रुटि हुई है उसका जो है एक अतिप्रायिक कारण क्या हो सकता है। पहला है, विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है, या फिर विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में जो अति विस्तारित कर दिया है, या फिर विद्यार्थी योग की कलन विधि नहीं जानता है, या फिर विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं का पुनः जो है सामूहिकरण करने में असमर्थ है। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा बी, यानी कि विद्यार्थी ने क्या किया, योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है, इसी वजह से जो है ये गलती हुई है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस के क्वेश्चन थे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी जो क्लासेस हैं वो टाइम से मिलते रहे, नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिलते रहे, बाकी आपको अपडेट भी मिलती रहे जो टीचिंग से रिलेटेड आती है। तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। क्लास जो है डेली 3 बजे मिलती है। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको 3 बजे की क्लास में ज्वाइन होना है। डेली आपको क्लास दी जाती है, CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ हो गया, हिंदी पेडागोजी होगी, तो सभी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, बाकी अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।